आरजेडी से सांसद सुधाकर सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। साहब, आप एमएलए से पहली बार एमपी बने, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। पहली बार पार्लियामेंट में आप पहुंचे हैं। क्या अभी इंडिया ब्लॉक जो स्पीकर का चुनाव है उसको लेकर के क्या संतुष्ट है? क्या ब्रेक लग गया है जो विवाद है उसमें? विवाद इंडिया ब्लॉक की तरफ से खड़ा भी नहीं किया गया था। एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में लगातार विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए कई अवसरों पे कई तरीके से कई मुद्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, लेकिन बहुमत की आड़ में पिछले 10 सालों से जो निरंकुश तरीके से इस देश में सरकार और सदन को चलाने का जो प्रयास था, उस पर इस देश की जनता ने जो जनादेश दिया है अंकुश लगाने का काम किया। लेकिन अभी भी एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को अभी भी जो ज़मीनी हकीकत से अभी भी अपने को दूर रखना चाहते हैं, अभी भी स्वीकार नहीं करना चाहते। जब साफ है कि लंबे समय से उपाध्यक्ष विपक्ष के पास रहा है, जब हम यूपीए की सरकार चला रहे थे तो भी हम लोगों ने उपाध्यक्ष का पद दिया है, जो भी उस समय विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो ये हास्यास्पद थी जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने पैदा किया है। अभी भी उनमें अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये अब जो गतिरोध है उसको दूर करना सत्तारूढ़ दल का काम है। अभी भी गतिरोध दूर करने के लिए कोई सार्थक प्रयास उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। अभी तक कोई अप्रोच नहीं किया गया है विपक्षी दलों के नेताओं को, इस तरीके से एक टेबल पर बैठा करके एक समन्वय नहीं बन पाया है। ये कह सकते हैं कि एक रूटीन काम है, सदन के भीतर विपक्ष के नेता और सरकार की तरफ से प्रतिनिधि बातचीत करते रहते हैं। ये परंपरा चलती आ रही है, लेकिन सहमति और सर्वानुमति का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। यह दुखद है। आने वाले टाइम में गतिरोध इस पर लेकर के दिखेगा। अभी तक तो जो सत्तारूढ़ दल का रवैया में कोई सुधार नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। आपने देखा होगा कि सदन का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, पुराने मुद्दे को खड़ा किया गया, पुराने भूत को, क्या फर्क पड़ता है। जिस तरह से कहा गया सदन के भीतर कि मीसा के कानून के जरिए कई लोगों को वर्षों तक जेल में डाला गया, ये एक दुखद पहलू है। लेकिन उससे भी एक खराब स्थिति आज है जिसकी चर्चा होना चाहिए। आप एक तरफा और मनमाने तरीके से कोई प्रस्ताव सदन के भीतर ला करके आप जो नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। आपको एक बहस के जरिए विषय को लाना चाहिए था। अगर आप 74 को याद करना चाहते हैं, इमरजेंसी को, तो एक प्रस्ताव के जरिए आइए। आपने उस ताकत का इस्तेमाल किया जो एक तरफा था। स्पीकर महोदय के द्वारा सीधे एक प्रस्ताव लाना और उस पर विपक्ष की राय को आमंत्रित नहीं करना, तो ये तो रोड रोलर जैसा है। ये बहुत दुखद पहलू है। उससे ज़्यादा खराब कानून आज के दिन में है, मीसा से भी ज़्यादा खराब कानून यूएपीए कानून, जिसमें आप किसी भी व्यक्ति को, राजनीतिक व्यक्ति को, आप एक आतंकवादी की श्रेणी में डाल करके उसको जेल में बंद रख रहे हैं। कई पत्रकार और कई जो एक्टिविस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, वह जेल में इसलिए सड़ रहे हैं कि वो भारत सरकार के राय के विपरीत उनकी राय है। क्या इस लोकतांत्रिक देश में सरकारों से विपरीत राय रखना वह आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता? लेकिन मैंने कहा कि जिस तरीके से सदन का इस्तेमाल एक तरफा करने का जो प्रयास है, इस गतिरोध को बढ़ाने वाला विषय है। गतिरोध अपनी जगह पर रहेगा सर। अभी आप आए हैं, पहली बार एमएलए से एमपी बने हैं। एमएलए जब आप थे, जब आप मंत्री थे बिहार की पूर्ववर्ती सरकार में, तब आपके पास कृषि मंत्रालय था और आपको एक फायर ब्रांड मंत्री के तौर पर जाना जाता था, जिन्होंने अपने पद से भी इस्तीफे की पेशकश कर दी कतिपय कारणों से, कुछ भी कारण रहा हो। अब क्या आप यहां से वो कमान संभालेंगे जो लेगेसी आप अभिषेक जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मैं एमएलए बना, 1.5-2 साल बाद मैं मंत्री बना, 3-3.5 साल बाद हम सांसद बने। यहाँ तो बहुत सारे लोग तो मुख्यमंत्री सीधे बन गए
जो संसदीय राजनीति में थे ही नहीं। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले तो मुखिया भी नहीं थे। सवाल कहाँ पैदा होता है संसदीय राजनीति में कि मैं कितना दिन में क्या बना। कम से कम मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था। मैं यहां तो बिना चुनाव जीते मुख्यमंत्री बन गए लोग। तो ये तुलना नहीं किया जा सकता इस बात को, लेकिन यह इस आधार पे मुझे नहीं खारिज किया जा सकता कि मेरा संसदीय जो अनुभव है मेरा कम दिन का है। कम से कम मेरे पास है, मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। कृषि को लेकर के जो चीज़ें आपने वहाँ से शुरू की थी, क्या अब जो चीज़ें आपके हाथ में हैं एज एक विपक्ष के एक लीडर के तौर पर, क्या आप आगे बढ़ाएंगे, बिहार के लिए करेंगे? स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस की डिमांड है, बहुत सारी चीज़ें हैं बिहार में। मैं सत्ता पक्ष में रहता या विपक्ष में हूँ, हमारे मुद्दे शाश्वत हैं बिहार को लेकर के या इस देश के किसानों को लेकर के। किसानों की न्यूनतम आय बढ़नी चाहिए, इसके लिए एक कानून होना चाहिए। बिहार जैसे राज्य में मंडी कानून नहीं है, उसको वापस आना चाहिए। ये हमारा संघर्ष है। भूमि अधिग्रहण कानून का मजाक बना दिया गया इस देश में। किसानों की ज़मीन की लूट हो रही है बिहार से लेकर देश स्तर पे। आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी किसान आंदोलन, भूमि अधिग्रहण का आंदोलन था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी हारी है चुनाव। आप वाराणसी में किस तरीके से मंदिर की आड़ में सैकड़ों एकड़ ज़मीन कब्जा कर लिया गया। अयोध्या में भगवान राम की मंदिर के नाम पे सैकड़ों एकड़ ज़मीन कब्जा कर लिया गया। गांव देहात में डेवलपमेंट के नाम पर किसानों की ज़मीन छीनी जा रही है सरकार के द्वारा, औने पौने दाम पे छीनी जा रही है। कितने जगह तो बिना भुगतान का निर्माण शुरू कर दिया जा रहा है। तो मजाक है इस पूरे देश में। तो ये मुद्दे शाश्वत हैं और सत्ता में रहते तो भी सवाल करते, विपक्ष में है वो भी तो भी मैं सवाल करूंगा। वो पार्लियामेंट इस काम के लिए बना भी है, जहां लोगों के हित की रक्षा के लिए मुझे किसी भी स्तर पर जाकर सवाल करना होगा, उसमें हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। आखिरी सवाल सर, जो बिहार को लेकर के एक बिहारी ऊपर दिल्ली की तरफ देखता है वो है स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज, चाहे वो किसान हो चाहे वो नौजवान हो। बिहार में जब पैसे लोगों के पास नहीं होते हैं तो वो यही सोचते हैं कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। अब आप यहाँ पर पहुंच गए हैं और तमाम आपके जो पूर्व साथी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एमपी बन गए हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के, विशेष पैकेज को लेकर के, आज से नहीं, जब हम लोग बिहार में सत्ता में थे राबड़ी जी के नेतृत्व में 2002 से इस अभियान को हम लोग चला रहे हैं। निश्चित तौर पर हम कामयाब नहीं हुए। यहाँ विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिला, कोई कानूनी अड़चन है, लेकिन यहाँ विशेष पैकेज देने में कहाँ कोई अड़चन है। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें, जब भी बिहार के लोग विशेष पैकेज की बात करते हैं तो निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम बिहार को पिछले 10 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए दिए। लेकिन एक बात वो भूल जा रही हैं कि जो सबसे विकसित राज्य जिसको कहते हैं लोग गुजरात, वहाँ आपने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। तो ये कैसा भाई, सार्वजनिक वित्त का इससे बड़ा दुरुपयोग क्या हो सकता। जो विकसित राज्य हैं, दिल्ली शहर हो गया, बॉम्बे हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ आप 10-10 लाख, 15-15 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं भारत की सरकार की चल रही हैं। जो पिछड़ गए हैं जो राज्य, उनके विकास के लिए आपके पास पैसे नहीं है। और बड़े अहमता के साथ आप कह रहे हैं कि 10 सालों में अगर 2 लाख करोड़ रुपए की योजना बिहार में चला रहे हैं, ये कौन बड़ी बात हुई। अगर हम प्रतिवर्ष देखें तो 20,000 करोड़, जबकि एक अकेले बुलेट ट्रेन है जो अहमदाबाद से जो मुंबई जाएगी, वो 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो फिर इसमें भी असमानता। यह सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे केंद्र सरकार जो उनके समर्थक राज्य हैं या उनके जो समर्थक जिस राज्य से आते हैं उसके लिए कैसे वो फेवर कर रहे हैं, और जिनसे उनको नहीं फेवर करना चाहते। एक उत्तर प्रदेश को उठा के देख लीजिए, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, कोई राज्य सरकार का है क्या? भारत सरकार की योजना है। कितने लाख? 1 लाख करोड़ की योजना है। अकेले एक योजना उत्तर प्रदेश को दे दिया आपने प्रधानमंत्री जी, उसका केवल जीएसटी देखें तो 10-15 हजार करोड़ रुपए आ जाएगा। अगर बिहार को 20 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं चलें बिहार जैसे विशेष पैकेज में, आप हमको 5 एम्स क्यों नहीं दे रहे हैं? हमको 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार को क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे बच्चे दिल्ली पढ़ने आते हैं, हमारे बीमार लोग दिल्ली इलाज के लिए आते हैं, आने जाने का खर्च बढ़ जाता है, मेरा परेशानी अलग होती है, और कितने खर्चे होंगे।
10,000 करोड़ रुपए, जितनी मैं बात कर रहा हूँ 10,000 करोड़ रुपए। 10,000 करोड़ रुपए कौन बड़ा बात है भारत सरकार के लिए। लेकिन बिहार को लोग गरीब इसलिए रखना चाहते हैं कि देश के उद्योगों को, गुजरात और महाराष्ट्र के उद्योगों को सस्ता श्रम बिहार जैसे राज्य से, पिछड़े राज्य से आए, सस्ता श्रमिक के रूप में वो खटें। इसके लिए वो चाहते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश पिछड़ा रहे। प्रधानमंत्री बनारस में हैं, 4,80,000 से जीते थे, इस बार घट के 1.5 लाख पे चले आए। वहाँ क्या दिया उन्होंने? क्या एम्स बना दिया बनारस में, कि कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनारस में बना दिया? जब वहीं वो नहीं कर रहे हैं, ये एक अलग राजनीति है इस देश में, जो ताकतवर को ताकतवर बनाने और कमजोर को कमजोर रखने का जो है, यह लोकतंत्र इसके लिए स्थापित नहीं हुआ था। लोकतंत्र की स्थापना का मूल जो सिद्धांत है, उद्देश्य का है कि कमजोर को ताकतवर बनाना। कैमरा पर्सन सत्या के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली, आज तक।